हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में बात होने वाली है वो है जिसका आपको बेसब्री से था इंतज़ार। वो है मेरी सीए फाइनल एफआर सर्टिफाइड कॉपीज़ के वीडियो का। और दोस्तों, आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं पूरा तोड़ मरोड़ के, और पूरा क्रक्स में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एफआर में मेजर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी कम पढ़कर भी आप स्कोर कर सकते हो सर। और बिल्कुल सही बात है ये कि मैंने किया है। दैट्स वाई आई एम सेइंग on the face of it that I have scored these marks by studying just 25 to 30 days. Given the 25 to 30 days to FR and I scored these marks, this is the honest words from my side. And today you are not going to see my face, you are going to see what you need. So today all your doubts will be sorted regarding how to write the exam, how to write in exam. So as you can see, I have scored 79.5 marks in FR and 80 marks was shown in the mark sheet, which is probably the second all India highest or maybe all India highest, as I do not know. I do not receive any confirmation of roll number of the student who have scored 92 marks. So apart from that, I do not care about the records. I want to help you guys, and this video is going to be one of the major step towards helping you guys for the November 23 attempt. So let's start this video. So as you can see, in first question, which was asked for consolidation or business combination chapter, I scored 11.5 marks out of 20. In basically 1A जो है इस क्वेश्चन का, that was asked from बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो 15 मार्क्स जो क्वेश्चन मेरा रह गया था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया था बिकॉज आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन इन लास्ट। आई स्कोर्ड 7 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। सो बेसिकली जो क्वेश्चन मेरा रह गया था उसमें मुझे 50% तो मैंने फिर भी स्कोर कर लिए। ठीक है, आई विल शो यू द आंसर्स। एंड इन 1B आई स्कोर्ड 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 5, सो दैट इज़ क्वाइट अ गुड स्कोर एंड I will show you how I scored that marks. Your question number 2, I skipped the question number 2 as an optional question. You have a choice to leave one question. I left question number 2 बिकॉज आई वॉज ऑफ द व्यू कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, तो मैं कोई भी छोड़ सकता हूँ। सो आई लेफ्ट विद इंडेस 115 क्वेश्चन बिकॉज अब मुझे कोई तो छोड़ना था ना। अब सारे आते हैं तो कुछ भी छोड़ दो यार, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। आप इंडेस 115 का ना छोड़ें बिकॉज इजी क्वेश्चन होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सो वो मैंने पूरा छोड़ दिया था। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में 20 मार्क्स में से मुझे 16.5 मार्क्स मिले। एंड इन 3A आई हैव स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 8, एंड इन 3B आई हैव स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 8, एंड 3C 4 आउट ऑफ 4. सो आई विल शो यू द आंसर. फर्स्ट you can take a screenshot of that so that you can recall the marks there. In fourth question I attempted 20 marks. I got 18.5 marks, 14 out of 14 in 4A. Right, so that was the question I think for that was the question for फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक एम्प्लॉय वाला, जिसमें सब फंस गए थे। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो नए आते हैं, जिसमें एग्जामिनर आपको घुमा देता है ना, ICAI आपको घुमाता है और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आप देखना बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में मैंने उसका आंसर लिखा है और मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 4B में मुझे मिले 6 में से 4.5। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें मुझे 20 में से 16 मार्क्स मिले हैं सर। और इसमें 5A में मुझे 16 में से 14 और 5B में 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं। सो वी विल सी दैट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे 20 में 17 मिले हैं, जिसमें मुझे 6A में 5 में से 3 मार्क्स मिले हैं, 6B में 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, 6C में भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और 6D में सर 4 मिले हैं आउट ऑफ 5. सो लेट्स मूव to the main content which you are waiting for. Please guys, I am requesting to share this video because this is going to help many students. And I'm just connecting the Wi-Fi because I think the entire answer sheet is not uploaded. Just give me some time. This is for you only and no one else. Okay guys, let me check first because I have to close the Wi-Fi to restrict the unwanted issues to come on the screen due to the connectivity of internet. So just need to wait. आज मेरी वॉइस भी आपको डम लग रही होगी because I am completely exhausted from the work. Still I am uploading this video for you guys. So please appreciate my effort and please share this video. I am asking for you the first time because I am doing it for you. So
first let me close my Wi-Fi, and now we move to the question. So I attempted question number 5 first, which is the question of operating segment. ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, मेरा पढ़ा हुआ था, तो मैंने वही क्वेश्चन किया. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके बहुत सारे वीडियो में बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन सब सजा के करते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा सब लगाते हैं, तो मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में वही किया है. ठीक है, बेसिकली आप देखोगे तो मैंने उतना कुछ भी नहीं किया, मैंने खुला लिखा है ताकि थोड़ा सा लगे कि भैया कंटेंट को पढ़ने में आसानी हो. सो बेसिक लैंग्वेज मैंने लिखी है कि इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट रिक्वायर एनी एंटिटी टू डिस्क्लोज इट सेगमेंट इन्फो मैंने इन्फॉर्मेशन को इन्फो ही लिखा, शॉर्ट में लिखा मैंने. ठीक है, फुल फॉर्म भी नहीं लिखी. और आप अगर देखोगे ना, जो मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर के मार्क्स होते हैं, इस पेज पर सिर्फ एक टिक है चेक का, वो भी है सबसे ऊपर, यानी कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, बस उसने नाम पढ़ा है इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट. दैट मीन्स ICAI का जो मार्किंग सिस्टम है उसमें सिर्फ इसी चीज़ का मार्क था, बाकी किसी चीज़ का मार्क ही नहीं था. तो इट डज नॉट पुट एनी चेक ऑन दैट, ऑन एनी थिंग आई हैव रिटन. जो भी मैंने लिखा है ना उसका कुछ भी नहीं दिया. और मेरी राइटिंग देख लो आप, बिल्कुल घटिया है, फिर भी मुझे उसने चेक कर दिया इस पर. और बाकी कुछ भी उसने बस पढ़ लिया होगा कि सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एसेट, रिजल्ट, जो भी हम क्वेश्चन का आंसर में लिखते हैं ना, मैंने वही लिख दिया थ्योरी में थोड़ा बहुत, कि उसको मैं दिखाऊंगा अलग से. सो एंड देयर आफ्टर मुझे सेगमेंट आइडेंटिफाई करने थे, उसके तो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा ही था कि भैया सेगमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया. कोटिंग एंड अदर्स सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद सीधा मैंने क्वेश्चन चालू कर दिया, डिस्क्लोजर एज पर इंड AS 108. तो उसमें मैंने वही एज ए सॉल्यूशन है दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन है, मैंने वही लिखा है, ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना कोई मैंने फॉर्मेट बनाया. यू कैन सी दैट. ठीक है, फटाफट मैंने GST को GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुछ नहीं लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रेवेन्यू फ्रॉम OP कर दिया. ठीक है, और मैंने बस सीधा वैल्यू पुट करता गया बिना किसी फॉर्मेटिंग के, सारा का सारा आंसर अपना प्रेजेंट करता रहा जैसे उस मॉड्यूल में करा हुआ है सॉल्यूशन. बिकॉज आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक फिगर चेंज होकर आया था तो मुझे आता था. तो उसके बाद अगर आप नीचे भी देखोगे, सो मैंने कोई ऐसी खास प्रेजेंटेशन नहीं की है. ज्योग्राफिकल में भी मैंने बस ऐसे ही जितना मुझे पता था बस उतना मैंने लिख दिया. उसके लिए मैंने नोट 1 और नोट 2 दे दिए कि भैया ये नोट पढ़ लेना. नोट भी मैंने थोड़ा सा लिखा है कि कुछ भी ऐसा बड़ा नोट नहीं लिखा. पहले तो मैंने रेवेन्यू को यहाँ अलग से दिखा दिया कि भैया ये रेवेन्यू ऐसे मैंने निकाला है, आउटसाइड इंडिया का घटा के रेवेन्यू इन इंडिया और रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया हो गया. और मैंने एक छोटा सा नोट दे दिया. ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन थी, आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं भी देखो. तो इसमें 14 मार्क्स मिले आउट ऑफ 16. सो 2 मार्क उसने काट लिए, मे बी ड्यू टू एनीथिंग. ठीक है, कि मेरी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी या थोड़ा बहुत जो भी था सर, लेकिन 14 मार्क्स भी मुझे लगता है कि फुल मार्क्स ही है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मुझे फुल मार्क्स दे, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन भी था, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि पहला क्वेश्चन स्टूडेंट और अच्छे से लिखे. बट एज फार एज माई व्यू एज कंसर्न, आई एम हैप्पी विद 14 मार्क्स आउट ऑफ 16, इवन दो आई हैवेंट मेड एनी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. स्टिल माई 2 मार्क्स वॉज डिडक्टेड, बट दैट्स ओके. Okay, now next question was of IND AS 16, and it was regarding some decommissioning liabilities and all thing. So I have just if you can see, this question was relating to some other IND AS as well. I did not mention about that IND AS, so I basically mentioned about IND AS 16, what is the decommissioning liability and how we will recognize that in the books. And just because the entire question is theoretical, so just you see, just I started with from the half page of the page number 7, and I ended up at page number 8 half page. So just I wrote about 1 page for 4 marks. That's what I'm trying to tell you, कि do not try to fill the sheets, you just need to give the content. If he is okay with the content, he will give you the marks. So in this question he gave me 2 marks out of 4 because I haven't mentioned about the IND AS 37, I think, about the provisions and contingencies. IND AS 37 I forgot to mention, and due to that he deducted 2 marks of mine. If I have written IND AS 37, then definitely he is going to give me the full marks in this question as well, because he is not concerned about how many pages I fill for the IND AS. He is concerned about only one thing, that is whether I have written the correct thing or not in concise manner and saved his time or not. So I got 16 marks out of 20 in that question number 5. So let's move to question number 6. So question number 6 was basically about IND AS 10, राइट, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. हमें इसमें बताना था कि कौन सा इवेंट की एडजस्टमेंट होगी, कौन से नहीं होगी, और डेट्स बतानी थी, कुछ मेंशन करनी थी. सो बेसिकली फर्स्ट मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया. मैंने बताया था आपको हाफ पेज में थ्योरी लिखनी है IND AS की, वैसा ही मैंने किया हुआ है. आप देख लो, जो मैंने बोला है मैंने वही किया है. आई वॉज ऑनेस्ट टू यू एज पर IND AS 10. ठीक है भैया, मैंने पूरा लिख दिया कि ये एडजस्टिंग इवेंट होता है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है. और आप देखोगे मैंने तैसे घुसा के भी मैंने लिखा हुआ है, बैलेंस शीट को BS लिखा हुआ है. सो आप देखोगे ना तो कुछ भी यार, मैं जो सब बता रहे हैं ना भैया, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं. शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, आसानी से लिखो, फिगर्स लिखो, फॉर्मेट मत बनाओ, मार्क्स मिलेंगे दोस्त.
एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट को एक्सप्लेन कर दिया। ये नहीं है कि मैं बार बार पाँचों पॉइंट के लिए एडजस्टिंग इवेंट बताऊंगा, फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट बताऊंगा और फिर आंसर दूंगा, तो भाई मैं पेपर कब पूरा करूँगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे बार बार रिक्वायर होगी मैंने उसे एक बार ही लिख दिया और उसके बेस पे फिर मैंने आंसर सारे के सारे फ्लोट कर दिए आपके। ठीक है, तो अब फर्स्ट पहले देखो मैंने क्या किया था, मैंने शुरुआत इसकी भी 1 से की थी, अगर आप देख रहे हो तो एस की जगह मैंने 1 किया था। सो बाद में आई रियलाइज़ किया ऐसे तो मैं हर पार्ट में, मान लो इसमें 5 पार्ट्स थे 6A में, तो मैं हर पार्ट के लिए थ्योरी नहीं लिख सकता इतनी, तो मैंने रियलाइज इसको काट के फिर मैंने एस पर इंडेस करके इसको मैंने मतलब पाँचों पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही थ्योरी दे दी कि भैया ये इंडेस कहता है, उसके बेस पे मैं आंसर कर रहा हूँ अब आने वाले क्वेश्चंस। और आप देखना कि मैंने फर्स्ट का आंसर कितना छोटा सा दिया है कि भैया उसने पूछा डेट ऑफ अप्रूवल, मैंने बता दिया डेट क्या है, उसको अंडरलाइन कर दिया, बस उसने सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट चेक किया। अगर आप देखोगे ना तो चेक किस पर, अंडरलाइन वाले पार्ट पर, उसने उसको देखा भी नहीं, उसने मेरी थ्योरी भी नहीं देखी अगर आप ऊपर देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप आओगे ना तो उसने देखो नेक्स्ट में भी क्वेश्चन नंबर 2 में उसने देखा कि एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, तो उस पर एडजस्टिंग इवेंट पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उसने उस पर टिक कर दिया, दैट्स ओके। सो वो टिक कर रहा है, मैं उसका काम आसान कर रहा हूँ, सो इज गिविंग मी मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 में भी मैंने लिख दिया 100% प्रोविजन बनेगा, एडजस्टिंग इवेंट है, सो ही गेव मी चेक ऑन दैट। एंड क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ मैं इसका पार्ट नंबर 4 में भी आई सेड नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हाईलाइट किया है, देख लो दोस्तों वहीं पर टिक मार्क है, बाकी किसी चीज़ का कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, उसका मार्क्स है जो कि वो मैटर करता है। स्टिल आई आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 pages, राइट, बिकॉज दिस क्वेश्चन कंटेन्स 5 parts, 4 to 5 parts. I answered in 2.5 pages because 5 parts I have to write. So basically if you see I have written half page for every part. So that's what I am telling you कि थ्योरी में जो जितना भी लिखना है वो हाफ पेज में लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और आई गॉट 3 out of 3, आई डोंट नो 3 or 4 out of 4. So that's not my issue. I got the marks which I am telling you. You can check from how many marks I got that. And I think my part number 5th was not even checked. I think I do not get any mark because it may be not correct. So let's move ahead because I haven't seen the सजेस्टेड आंसर गिवन बाय द टीचर्स। और ICI के एग्ज़ाम से आके मैं आंसर देखूंगा, मैं एग्ज़ाम से आके अपना आंसर मैच करूंगा, मैं दोस्तों से पूछूंगा, भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम हो चुका है FR का, यू शुड फोकस ऑन SFM। ठीक है, सो पेपर देने के बाद कुछ एनालिसिस नहीं करना भाई, नंबर आएंगे वो नंबर लेके खुश रहो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर चेकिंग हुई है सो दैट यू हैव द पोर्टल्स टू कॉन्टैक्ट ICI। आई एग्री कि कुछ होता है गड़बड़, बट वो डिस्कस करने से ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है दोस्तों, तो वहाँ लड़ो जहाँ लड़ने का प्लेटफॉर्म है, फालतू की जगह करने से कुछ भी काम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6B दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6B था, इसमें मुझे क्या निकालना था। ओके, सो बेसिकली हाँ जी, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट और सब्सिडी वाला क्वेश्चन है आपका इंडेस 109 का। तो देख लो मैंने थ्योरी में क्या लिखा है भाई, मैंने झूठ नहीं कहा है, बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस है कि इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द पेरेंट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, बस इतना लिख दिया। ठीक है, एंड इट्स इनकम इक्विटी कंपोनेंट एज वेल एज हैंस कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट एज पर इंडेस 109। पता नहीं साले इसका कोई मीनिंग निकल भी रहा है क्या नहीं, मैंने तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इतना में उसने खुश हो गया वो तो कि इसने कुछ लिखा है। फिर मैंने अपना फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, लाइबिलिटी कंपोनेंट की, इक्विटी कंपोनेंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, और देख लो भाई कोई टेबल नहीं है, कोई टेबल नहीं है, सीधा कैलकुलेशन है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी को फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी पूरा नहीं लिखा, कई लोग बोलते पूरा लिख, फिर ब्रैकेट में लिख छोटे फॉर्म में और फिर उस छोटे फॉर्म को यूज़ कर। भाई कुछ नहीं है, मैंने कहीं कुछ ब्रैकेट में लिखा कि पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटी पूरा लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट में लिखूंगा हेयर इन आफ्टर दिस टर्म इज रेफर्ड एज लाइबिलिटी। वाह, ठीक है भाई, इतना समय नहीं है। ठीक है, सीधा लिखो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर, ओपनिंग बैलेंस को मैंने OPNBL लिख दिया भाई, इंटरेस्ट एट द रेट, इंटरेस्ट के भी फुल फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया दोस्तों। सो बेसिकली आप देखोगे तो क्या मैंने लिखा है यहाँ पर भी, देखो कैसे घुसा के सब कुछ फिट कर दिया। ठीक है, और रीपेमेंट को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि मेरे पास रीपेमेंट का कॉलम ही नहीं बनाया था मैंने, तो मैंने यहाँ रीपेमेंट लिख दिया। सो ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन मैंने एक लिख दिया कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो सकता है इससे कि सजेस्टेड में आंसर डिफरेंट हो, तो भाई तू मेरा आंसर इस पॉइंट को कंसिडर करके चलना कि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है, तो अगर पॉइंट में एरर होने की वजह से बाकी स्टूडेंट के तो तू मार्क्स काटता है, मेरे मत काट, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि आई हैव यूज्ड अप्रोक्सीमेशन इन दैट, राइट। सो दैट वाज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दी। देखो दोस्तों, जर्नल एंट्री मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया। इनिशियल रिकॉग्निशन में मैं जो आपको लिखते हैं मैंने पूरा स्पेलिंग भी नहीं लिखी उसकी, रिको को भी समझ में भी नहीं आ रहा रिको का क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर भी उसके बाद मेरे को फुल मार्क्स मिल रहे हैं कि मैंने बैंक को, लोन, फाइनेंशियल लायबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट और बीइंग लोन रिसीव्ड, बस छोटी सी नरेशन पास कर दी। और देखोगे दोस्तों मैंने ऐसे ही पूरा किया है। ठीक है, फटाफट सब कुछ करके, और यहाँ पर मुझे फुल मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, 5 out of 5 उसने मुझे इसमें दिए हैं। और आप देखोगे तो मैंने कुछ भी ऐसा मतलब बोलते हैं ना मेस्मराइजिंग प्रेजेंटेशन नहीं की, जो उसको चाहिए था फिगर्स उसको दे दी, उसको थोड़ा बहुत इंडेक्स का नॉलेज चाहिए था एक लाइन में वो दे दिया, एंड आई गॉट द मार्क्स। ठीक है, लेट्स मूव एट टू 5C।
फुल आई गेट फुल मार्क्स इन दैट ऑल्सो। तो देखो इसमें क्या निकालना था, इसमें इंडेक्स 2 का क्वेश्चन था, इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी थी दोस्तों, बहुत ही आसान था, कोई फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने। और आप इसके एक बार मेरी रीजनिंग देखो जो मैं आपको आईडीटी के पेपर के लिए बता रहा हूँ। कई लोग हैं ना इसके ब्रैकेट में लिखेंगे नोट नंबर 1, फिर नीचे जाके ना उसका नोट नंबर 1 देंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। भाई इतना समय उसके पास नहीं है, ब्रैकेट में लिखो शॉर्टकट में, ठीक है, कि ओ एस जी एस टी रिफंडेबल लिख दिया मैंने, ठीक है, फ्रेट इनकर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देखोगे तो सब में मैंने ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली रिलेटेड। भाई ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख, भाई क्यों ऐड होगा या नहीं, बस उसको ये पता होना चाहिए कि साले इसको पता है, बस इसको पता है, उसको ये दिमाग में सेट कर दो कि हाँ इसे पता है। एक्सप्लेन मत करो कि एज पर दिस दिस दिस, एज पर पैराग्राफ दिस ऑफ इंड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एंड एज पर लाइन 101 ऑफ पेज नंबर ऑफ दिस ऑफ मॉड्यूल। भाई क्या समझाना चाहता है तू उसको कि तू कितना बड़ा रट्टेबाज है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो ऐसा काम कर, पेपर भी पूरा हो और मार्क्स भी अच्छे मिले। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन कि यू नो द थिंग्स। सो उसके लिए बस इतना इतना लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। देख लो मैंने पूरा पूरा किया और मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। और मैंने एंड में बस सिंपल सी कॉस्ट कंप्यूट कर दी और इसमें मैंने थ्योरी भी नहीं लिखी, बस ऐसे लिख दिया कि एज पर इंडेक्स 2, ठीक है। थ्योरी क्योंकि मैंने ब्रैकेट में जो ज्ञान देना था वो दे दिया कि भाई डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है, नहीं है, ये है, वो है, अपना काम हो गया। पता था, लिख दिया शॉर्टकट में, क्यों लिखूँ। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6A, इसमें मुझे ये आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको उसकी वैल्यूएशन करके दिखानी थी, गेन और लॉस निकाल के दिखाना था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का शायद, ठीक है। तो उसमें सेल ऑफ स्टेक का क्वेश्चन था ये। तो उसमें देखो मैंने पी लिमिटेड सेपरेट FS मैंने नहीं लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेशन का भी पूरा वर्ड नहीं लिखा, गेन लॉस फटाफट इन लैक्स में चिपका दिया, ऊपर एंट्री करी फटाफट, ठीक है। और भैया मैंने गेन निकाल लिया और गेन निकालने के बाद सीधा एंट्री पास कर दी, ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है जी। और मैंने लिख दिया इट इज़ अज्यूम दैट द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी होती है मैंने लिख दी, ठीक है। और फिर अगली दूसरी एंटिटी के में भी मैंने ये पास कर दिया। सो मुझे इसमें भी दोस्तों 5 में से 4 मार्क्स मिल गए आई थिंक। तो आई गॉट 17 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन एज वेल। और यहाँ पे भी आप मेरी एंट्री देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन की है, जो नॉर्मल होता है वही किया है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4A। आई गॉट 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द अटैम्प्ट। जो बोला था कि सबने बिल्कुल घुमा के दीजिए, नया दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो आपको बाद में करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट की पेमेंट आपको बाद में करनी है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द पेमेंट टर्म। पेमेंट का एक पीरियड था शायद 4 साल, उसके बाद इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और वो भी इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में होगी। सो जस्ट यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है ना, कई क्वेश्चन में सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है कि सिंपल इन्फॉर्मेशन थी कि इंटरेस्ट की पेमेंट ऐसे करनी है आफ्टर 4 ईयर्स और इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी है। अब लोगों ने समझ लिया, उसके अलग अलग मीनिंग निकाल लिए, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट ये होती है, ये होती है। दोस्तों उसमें हम इतना उलझ गए कि हम आसान क्वेश्चन को देखकर हम इतना डर गए कि यार इतना आसान थोड़ा ना पूछ सकता है। और बेसिक जो सिंपल इंग्लिश में लाइन लिखी हुई ना था, उसको भी हमने ऐसा इंटरप्रेट कर लिया कि हम आज ही लॉ मेकर बनेंगे। हमने उसको ऐसे ऐसे हमने उसके स्टूडेंट ने मीनिंग निकाल ली दोस्तों, और एक आसान से सवाल को हमने गलत कर दिया। तो ये मिस्टेक हमारी है, सराई से कि नहीं है, ठीक है। इसमें देखना क्या है, सिंपल है। देखो दोस्तों पहले सिंपल है दोस्तों, सारे के सारे इंटरेस्ट निकालने थे। वो प्रिंसिपल की पहले मैंने निकाला पेमेंट कितनी कितनी होगी, तो पहले 3 साल में उसने बोला था प्रिंसिपल पेमेंट कर दो, 4 साल में इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। ये मैंने निकाल कर टोटल कैश इनफ्लो निकाल लिया, ठीक है, जो मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। मैं लोन गिवर की बुक्स में एंट्री कर रहा था, ठीक है। सो मुझे जो मिलने वाला था मैंने वो इनफ्लो लिख लिए। उसके बाद मैंने इधर रेफर नोट बिलो कि वो मैंने कैसे कंप्यूट किया है, ठीक है। सो मैंने कंप्यूट कैसे किया कि इंटरेस्ट को फर्स्ट ईयर में, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में जो भी पेमेंट होती गई 3-3 लाख रुपए, तो उसका इंटरेस्ट कम होता गया। तो मैंने पहले 4 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया। अब कुछ लोगों ने क्या किया ना, उसके बाद भी इंटरेस्ट कंप्यूट किया। जब मैं पूरी पेमेंट कर चुका हूँ लोन की, तो उसके बाद भी लोग इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे हैं ड्यू टू दैट कॉन्सेप्ट इन द ब्रेन कि भैया इंटरेस्ट तो अभी दोगे क्योंकि अभी अमाउंट जो है वो पूरा पे नहीं हुआ है। सो कई लोगों ने यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लॉजिक लगा दी, जबकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करना था, बिल्कुल आसान था। हर साल पेमेंट होती गई, उतना अमाउंट प्रिंसिपल में से माइनस होता गया और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता गया 4% से। और सारा इंटरेस्ट जो हो गया पहले 4 सालों का, ऐसा बोला था कि पहले 4 साल का जितना भी रीपेमेंट के दौरान इंटरेस्ट है वो अगले 3 सालों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। तो मैंने पहले 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया 1,20,000, उसको नेक्स्ट ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना था, 3 से डिवाइड कर दिया 40,000। अब कई लोग इसमें भी इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगाने लगे कि वो हम एफएम में पढ़ते हैं इंटर में कि इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले एनुअल। भाई सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, ठीक है। 40,000 निकाल के मैंने ऊपर लिख दिया 40,000, जो मैंने उसके लिए नोट दिया था दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर सही था। और फिर मैंने कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू कर दी, इसमें मैंने 4 डेसिमल तक इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने पीवी ऑफ लोन निकाल दिया। मैंने कैश फ्लो को CFS लिखा, ठीक है सर, बस बिल्कुल ऐसे ही मैंने घसीट दिया इसको। बस मुझे पता था क्योंकि फिगर के मार्क्स मिलेंगे मुझे,
और भैया मैंने प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट निकाल ली बैलेंस कॉस्ट में से, क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन 12 लाख था आपका, और पीवी आज की कम आ रही थी। सो बैलेंस प्रीपेड हो गया, जो कि अमोर्टाइज होता है एसएलएम बेसिस पे, आपको पता ही है। और 7 साल में, क्योंकि पूरा लोन जो है विद इंटरेस्ट 7 साल में रीपे हो रहा है, तो ये 7 साल में राइट ऑफ होता है। कई लोगों ने इसे 4 ईयर में राइट ऑफ कर दिया। भाई जब पीरियड पूरा 7 साल का है तो 4 साल में कैसे कॉस्ट राइट ऑफ हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट तो चार्ज ही सर 5th ईयर से हो रहा है। ठीक है, सो वो आपने मैंने निकाल दिया। और आप देखोगे तो अमोर्टाइजेशन टेबल में, मैंने तो इसमें अमोर्टाइजेशन टेबल भी नहीं लिखा, मैंने लिख दिया FA फाइनेंशियल एसेट 80, जो हम शॉर्टकट में रफ कॉपी में लिखते हैं ना, वैसे कर दिया। एंड पूरा मैंने लिख दिया। इसमें मैंने लिखा ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, मैंने पूरा उसको समझा दिया कि भैया 2-3 रुपये का फ़र्क हो ना, तो मेरा आंसर का मत काट दियो भाई, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है। कभी तो अपने सजेस्टेड में देखे 323 और मेरा है 324, इसका आंसर गलत है, काट दिया। नहीं भाई, मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके मैंने लिख दिया इसको, और उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दी मैंने। ठीक है भाई, वो मैंने मॉड्यूल में पढ़ा था कि इंस्टीट्यूट जो है कंबाइन एंट्री पास करता है, तो मैंने एक एंड में स्टार लगा के कंबाइन एंट्री पास कर दी। और आगे दोस्तों यकीन नहीं करोगे, उसने कंबाइन एंट्री पर टिक मारा है, यानी कि उसने बाकी कुछ नहीं देखा, उसने देखा इसने कंबाइन एंट्री करी है या नहीं, और मैंने कंबाइन एंट्री करी, उसने मुझे 4 मार्क्स दे दिए इसमें से। फिर इसमें बनाना था अकाउंट। दोस्तों ये वो अकाउंट है ना जो हम 12th क्लास में बनाते थे। ठीक है, लोन का अकाउंट बनाना। दोस्तों मैंने इतने घटिया तरीके से इस अकाउंट को बनाया है, जो कि हम 12th में रफ कॉपी में नहीं बनाते थे, बस ऐसे ही रद्दी के लिए बनाना है। बस उसको मैंने ये बता दिया कि मेरे को अकाउंट बनाना आता है, बस उसको बस इतना ही जानना था। ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट यू आर मेकिंग द लेजर अकाउंट्स लाइक यू आर प्रेजेंटिंग इन द डेट्स कॉलम, देन यू पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट, देन डेबिट क्रेडिट वट एवर। ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द न्यू रेटिंग बैलेंसिंग ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड। भाई कुछ नहीं, सीधा मैंने उसी में डेट चिपका दिया, उसी में जो भी करना था ना सारी कैलकुलेशन उसी के अंदर अंदर कर दी। कि भैया मैंने इसको फेयर वैल्यू पे लिखा है, मैंने इसके लिए स्पेशल नोट नहीं लिखा, मैंने उसके ऊपर एरो करके लिख दिया ये फेयर वैल्यू पर है, भाई देख लियो। तो वो भी खुश है कि ये स्टूडेंट मुझे कम चीज़ों में एक्सप्लेन कर रहा है और मेरा टाइम बचा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी के ब्रैकेट में कैलकुलेट कर दिया कि अमाउंट मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, और फिर मैंने बस पूरा अकाउंट वैसे ही घसीट दिया जैसा कि हम 12th क्लास में करते हैं। इट्स सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 14 में से 14 मार्क्स उसने मेरे को दिए, आप देख सकते हो। और मैंने बिल्कुल वैसा लिखा है जैसे हम 12th में करते थे, बैलेंस BD, बैलेंस CD, इंटरेस्ट को EINTT, कहीं पे भी फुल फॉर्म यूज़ नहीं करी है। डेट्स भी बिल्कुल है ना गधों की तरह लिखी है, मैंने सही बता रहा हूँ, फिर भी मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं, बिकॉज उसको जो चाहिए था मैंने वो इस शीट पे दे रखा है बस। तो दैट इज़ कंसर्न अबाउट कि उसको जो चाहिए वो है या नहीं है। तो आई गॉट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था दोस्तों, वो मॉड्यूल से क्वेश्चन था, तो जितना मॉड्यूल में था मैंने सारा लिख दिया। तो इसमें से मुझे 5 में से 6 में से 4.5 मार्क्स मिल गए। तो आई गॉट 18.5 आउट ऑफ 20 इन दिस क्वेश्चन। ये थ्योरी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा। आप देखोगे 6 मार्क का था, मैं चाहता था इसमें 4 पेज भर सकता था, लेकिन मैंने पॉइंट बना के भी इसका सिर्फ 2 पेज में आंसर दे दिया। 2 में भी पूरे नहीं भरे मैंने, 1.5 पेज में इसका पूरा आंसर दे दिया। फॉर 6 मार्क्स आई एम राइटिंग दिस कंटेंट एंड आई गॉट 4.5 विच इज़ फेयर इनफ, राइट। सो मैंने शीट भरने पर फोकस नहीं किया, बस मैंने कॉन्टेंट पर फोकस किया। उसके बाद आता है ये 3A, ये वो क्वेश्चन था आपका एग्रीकल्चर इंडेस 41 का। इसमें मैंने पहले टेबल बना ली, जो कि आपको पता भी है कि पहले से टेबल बनाते हैं हम, मॉड्यूल में भी बनाई हुई होती है। तो कोई मैंने ऐसे उसको नॉर्मल प्रेजेंटेशन करी। ठीक है, और अपना पहले ये वर्किंग नोट है, मतलब पूरा मैंने अमाउंट निकाल लिया कि कैसे कैसे क्या होगा, कौन सी काउज आई कब गई, स्टॉक की वैल्यूएशन उस हिसाब से मैंने कर ली, मिल्क की कैलकुलेशन निकाल दी। और मैंने ये भी नहीं लिखा कि ये 57 मैंने क्यों निकाला है। 60 में से मैंने 3 जो सेलिंग कॉस्ट माइनस की, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा ये नेट सेलिंग कॉस्ट पर कहीं पर भी मेजर, कहीं भी इसका नोट नहीं लिखा मैंने कि क्यों ये 57 पर मेजर हुआ, क्योंकि नेट सेलिंग कॉस्ट पर मेजर होता है ये इंडेस में, आपको पता भी होगा। बट आई जस्ट रोट 60 माइनस 3 कि मैंने 57 रुपये 57 यहाँ से निकाला है। ही गॉट टू नो किसको आता है, उसने मुझे मार्क्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जर्नल एंट्री पास करनी दोस्तों, तो उसी की जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री पास कर दी। बीइंग लॉस रिकॉग्नाइज सब ऐसे लिख दिया मैंने, बस अमाउंट से मतलब था, बायोलॉजिकल एसेट दिखा दिया टू द बैंक। जो भी एंट्री आप नॉर्मल करते हैं दोस्तों वो एंट्री वही है, अब एंट्री को क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई गॉट द फुल मार्क्स। और देखो मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पर बिल्कुल ब्रैकेट में करके दिखा दी, कोई सेपरेट वर्किंग नोट नहीं बनाया, और ये यहाँ पे भी देखोगे तो आप। ठीक है, सो बिकॉज आई नो कि उस चीज़ के मार्क्स ही नहीं है, और इन्वेंट्री की वैल्यू मिल के निकाल दी एंड में, तो मुझे फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये PP वाला। इसमें देखो मैंने कैसे लिखा, मैं यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में सोचता पहले ब्रैकेट में लिखूंगा, बट फिर मेरे को लगा था यार क्वेश्चन की है ना सिंक नहीं बन पाता ब्रैकेट में लिखने से, तो मैंने इसको साइड में लिख दिया, जस्ट इज एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने वहीं पर। ठीक है, जो कि मुझे जब मैंने किया ना तो मेरे को इतना भद्दा लग रहा था कि मैंने क्या लाइन ड्रॉ करी है और क्या रिमार्क्स लिख दिए मैंने। ठीक है, बट आप देखो मैंने सारे रिमार्क्स पे टिक किया है, साइड बाई साइड अमाउंट पे भी टिक किया और रिमार्क्स पे भी टिक किया। सो जो कैलकुलेशन करना था मैंने यहीं पे कर दिया कि इतना वेस्ट है, ये GST है, ये फॉल्टी डिज़ाइन है। मैंने बिल्कुल इसके नोट्स नहीं दिए कि ये इसलिए है, ये उसलिए है, जो भी है भाई ब्रैकेट में रिमार्क्स में शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, बीइंग लैंड एक्वायर्ड, लीगल फीस एक्वायर्ड, ठीक है, पार्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ पीपी रिड्यूस, ठीक है, इंक्लूडेड, ऐसे कर करके, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, ऐसे कर करके लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और मुझे पूरे मार्क्स मिलते गए यहाँ तक, लेकिन एंड में आकर थोड़ी सी मेरी वैल्यूएशन पे यहाँ पे गलती हो गई, तो उसने मुझे मार्क्स यहाँ पर काट लिए मेरे, क्योंकि यहाँ पर मेरा आंसर थोड़ा उसके अकॉर्डिंग गलत हो गया था। सो आई गॉट 5 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। सो अब आता है ये आरपीटी का क्वेश्चन था आपका, रिलेटेड पार्टी, आरपीटी का मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला जो इंडेक्स आपका, रिलेटेड पार्टीज़ का इंडेक्स 24, फर्स्ट टाइम शायद ये क्वेश्चन आया था इस इंडेक्स से। तो जो कोई इंडेक्स नहीं आए हुए हैं, एज़ पर माई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आई हैव टोल्ड यू, जो नहीं आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जितना पहले आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं आया था तो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट था। 24 और 37 दोनों इस बार आए, और मैं पढ़ के गया था, क्योंकि छोटे से इंडेक्स हैं, 2-3 पेज के इंडेक्स है, उसमें मुझे फुल मार्क्स मिल गए, तो मैं आई वॉज हैप्पी। बस में छोटी सी बात थी वो मैंने लिख दी, हाफ पेज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भैया इंडेक्स 24 ये कहता है कि जॉइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तभी आपको जो है वो रिलेटेड पार्टी माना जाता है। और ये भी मैंने इंडेक्स की लैंग्वेज नहीं लिखी, अपनी लैंग्वेज में लिखा इसको, कि ये भाई मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिस इज़ द शुड बी द केस। और उसके बाद मैंने गिवन केस में एक्सप्लेन कर दिया कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, तो मुझे इसमें पूरे मार्क्स मिल गए दोस्तों, 4 आउट ऑफ 4, आई गॉट 16.5 मार्क्स। मैंने कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करी, बस हाफ पेज में लिखी है, जैसा आपको मैंने बताया है हर गाइडेंस की वीडियो में। सो यू कैन वेरीफाई दैट आई हैवंट लाइड इन दोज वीडियोज़, आई टोल्ड यू ऑनेस्टली व्हाट नीड टू बी डन, राइट। सो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था 1B में बताना था कि नॉन करंट है करंट है, तो देख लो उसने मुझे करंट नॉन करंट मैंने जहाँ लिखा है और मैंने उसको सर्कल कर दिया था, उसने बस वही चेक किया और कुछ भी चेक नहीं किया, ठीक है। मैंने बता दिया करंट नॉन करंट क्या है। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है 1A, जिसमें मुझे ये बिज़नेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। तो इसमें मेरे पास टाइम बहुत कम था, सिर्फ 10 मिनट, शायद 8 मिनट बचे थे, तो जितना मुझसे घसीटा गया मैंने उतना निकाल दिया मैं शॉर्टकट में, ठीक है। SPP रिज़र्व वगैरह शॉर्टकट में सब लिख के मैंने परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया था। तो उसके बाद मैंने बस शॉर्टकट में थोड़ी वर्किंग कर दी, कैपिटल रिजर्व की बैलेंस शीट बनाना मैंने चालू किया था। एकदम घटिया बैलेंस शीट है, लोग बोलते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरा सजा के बनाओ भाई, सिंपल जो टर्म चाहिए। मैंने करंट एसेट को भी अदर CA लिखा है, ठीक है। PP को सिर्फ PP लिख दिया, कोई फुल फॉर्म यूज़ नहीं की, ब्रैकेट में सारी कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। इन लैक्स करके पूरा का पूरा बैलेंस शीट आपको चिपका दी थी यहाँ पर, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म को LT लिखा, नॉन करंट लाइबिलिटी को NCL लिखा, देख लो फुल पेपर में मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। और इसके उसने कहीं भी मार्क्स नहीं काटे, उसने मार्क्स काटे बिकॉज मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन पूरा ही नहीं किया। और बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स गलत थी और मेरे आंसर्स भी कुछ नंबर न्यूमेरिकल फिगर्स भी गलत थी, तो जहाँ न्यूमेरिकल फिगर्स गलती ना उसने मेरे वहाँ नंबर काटे। और आप देखोगे ना तो मैंने 34 पेजेस ही भरे हैं, इसमें से 1-2 पेज तो वैसे हैं जो कि वो ग्राफ वाला पेपर होता है। तो 32 पेज में मैंने पूरा पेपर कर दिया। एक सीट एक्स्ट्रा ली थी, उसमें जो भी ये है वो मैंने सॉल्व कर दिया, शायद 2 लिए हैं यहाँ पर, वो सेकंड मेरे कोई ज़्यादा कोई काम नहीं आई। बट एज़ यू नो इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन टेक दो शीट्स, आई हैव नॉट प्रॉब्लम इन दैट। बट आपको मैंने कहीं पर भी आपने देखा मेरी इस पूरी आंसर शीट में, इसमें मुझे 11.5 मार्क्स मिले, बिजनेस कॉम्बिनेशन में 7 मिले एज डिस्कस, और बाकी पेजेस मेरे खाली हैं। तो मेरी सेकंड शीट थी उसका 3 और पेज नंबर तो 4 तो खाली है, तो मैंने इसके सिर्फ 2 ही पेज यूज़ किए। कहीं पर भी आपने इस पेपर में मेरा ये नहीं देखा होगा कि आई हैव रिटन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडेज, कि भाई इसके पूरा ज्ञान दे दूँ, या कहीं पर भी मैं फुल फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म की जगह फुल फॉर्म यूज़ करूँ, ठीक है। पूरा नॉलेज लिखूँ, ठीक है। पूरी प्रेजेंटेशन करूँ, फॉर्मेट बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है भैया। पूरा का पूरा पैराग्राफ नंबर लिखूँ इंडेज का, ये लिखूँ वो लिखूँ भैया। और कहीं पे वर्किंग नोट नीचे सजा के बनाऊँ, वर्किंग नोट अच्छे से कैलकुलेट करूँ। आई हैवंट रिटन एनीथिंग लाइक दैट, आई जस्ट फॉलो द बेसिक्स दैट ही इज़ गोइंग टू चेक माई न्यूमेरिकल फिगर्स, ही इज़ गोइंग टू चेक द नंबर ऑफ इंडेज, कि मैंने इंडेज का नंबर करेक्ट लिखा है नहीं, इंडेज का नाम करेक्ट लिखा है नहीं, दैट इट। और जहाँ नोट्स थे मैंने उसी के ब्रैकेट में लिख दिया, उसी के ब्रैकेट में कंप्यूट कर दिया, उसका समय बचाया, उसने मेरे ऊपर कृपा करी और मुझे मार्क्स दिए। मैं उसका समय लेता तो वो मुझसे दुखी होता, मैंने मार्क्स काटता। तो मैंने ब्रैकेट में सब कुछ लिख दिया, कोई देख लो कोई प्रेजेंटेशन ऐसी खास नहीं थी, स्टिल आई गॉट 80 मार्क्स, ठीक है। So this is the way you should prepare FR paper and it is very simple, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व करो, प्रोविजन पर ग्रिप बनाओ। जितना मैंने प्रोविजंस को रीड किया था 2-3 बार, इसीलिए मैं वो एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन सोल्व कर पाया 109 का, बिकॉज उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। तो वो दिमाग आपका तभी लग पाएगा जब आपने प्रोविजंस पढ़े हुए, तो कामनेस चाहिए उसको आंसर करने के लिए। तो हमेशा उस कामनेस को रिमेंबर रखें अपने माइंड में, और जब भी फंसे ना, जब भी पैनिक हो, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स याद करें जिसमें आपको लगता है कि ये मोमेंट्स आपको काम कर सकता है, कूल डाउन कर सकता है। कोई हंसी के पल लाइफ के वो याद करें, उसी एग्जाम हॉल में थोड़ा गोड को याद करें, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। आप पक्का पास होने वाले हो। एज़ प्रोमिस मैंने ये शीट अपलोड कर दी है, अब आपका काम है इसको शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे दोस्तों अगली वीडियो उतनी जल्दी आएगी, ठीक है। मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ बिकॉज सच में बहुत मेहनत लग रही है। आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड टुडे, यू कैन फील इन माई वॉइस, बट स्टिल आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो बिकॉज आई प्रॉमिस्ड, राइट। I just came from the office and I am uploading this video straight away. So please give some respect and share this video. If you like this video,
you can subscribe to my channel, and I am standing with you, for you. You just need to prepare. If any doubt, ask in the comments. I have replied to all the comments. I have shared my Telegram channel and my Gmail information for in the community section, and as well as in about section also. So you can mail me the doubts, you can Telegram me, you can join my Telegram group. I have replied to every comment. I have talked on the phones students. I have given advice to everyone who have connected to me. I replied to each and everyone. No one can say that कि भैया मेरा इसने रिप्लाई नहीं किया. I replied to everyone. I have sorted every student doubt जो मेरे पास पहुँचे. सो आई जस्ट होप कि मेरा एक ही गोल है कि आपको पास होना है इस एग्ज़ाम में. मेरा गोल यही है कि माई सक्सेस इज़ नथिंग इफ़ इट डज़ नॉट हेल्प यू गाइज टू अचीव सक्सेस. सो मे बी माई ड्रीम इज़ नॉट वॉज द सोसाइटी थिंग्स, बट दैट्स वट I want to do. So this is the video. So thank you for connecting with me, and I hope you like this video and my analysis. So दोस्तों, good night, and please पढ़ते रहें.